नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि 2024 में रेलवे के सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 31। इन प्रैक्टिस सेट के जरिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लेटेस्ट टिप्स और ट्रिक की मदद से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ताकि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और अपने पूरे मार्क्स पक्के करें। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। और हाँ, यदि आप इस वीडियो से हमारे साथ नए जुड़े तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रोजगार एक्सप्रेस का सफर और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 31 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक शंकु दे रखा है हमें, जिसमें उसके बेस की रेडियस जो दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है हमको 12 सेंटीमीटर। हमें टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है शंकु यानी कोन का, वो क्या होता है पाई आर एल प्लस ये बेस का एरिया। तो बेस क्या है सर्कल, तो ये हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज और, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ये एक ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल। अगर ये 12 है, ये 5 है, तो ये ट्रिपलेट बनता है पाइथागोरस का 5 12 13। ये आ जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर, जो कि हमें याद रखना है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई बाहर निकाल लेते हैं, रेडियस हमें दे रखा है 5, यहाँ पे स्लांट हाइट जो कि एल है, इसी को हम एल कहते हैं स्लांट हाइट। ये आ गई हमारी 13 और रेडियस आ गया हमारा 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 13 पंजे 65 और 5 का स्क्वायर अगर देखें तो 25। ये अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा हमारा 90 पाई। इसका आंसर जो कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि tan थीटा प्लस 3 cot थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है, तो हमें cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में दे रखी है। तो हम यहाँ पे अगर थीटा 60 डिग्री पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और cot 60 की वैल्यू, cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 1/√3। अगर हम इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस √3 से √3 इंटू 3 हो जाता है, इस 3 से ये 3 कट गया तो आ जाएगा हमारा √3, जो कि इसके बराबर है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, जो कि हम इसमें पुट कर देंगे। तो cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी 2/√3 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी फास्ट लगी हो या मेरा सोल्यूशन अगर फास्ट लगा हो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन दोबारा समझिए और सोल्यूशन को दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक धनराशि दे रखी है 15,000, जो कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाई जाती है, जहाँ पे ब्याज दर 2% है। तो हमें इंटरेस्ट बताना है क्या होगा। तो ये 15,000 हो गया, 2 साल की अगर बात करें 2%, तो 2% अगर हम करेंगे तो ये परसेंटेज के साइन से 2 जीरो चला जाएगा, 15 दूनी 30 और 1 जीरो इधर आ गया। इधर भी हमारा 2% लगेगा दूसरे साल। इधर देखेंगे तो इधर 2%, इस परसेंटेज से दो जीरो चला जाएगा इस परसेंटेज के साइन से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसका इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हमारा इसका सम हो जाएगा 300 300 600। तो आंसर आ जाएगा हमारा 606 इसका ब्याज, जो कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। इससे ज्यादा करने हमें नहीं लगाना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रवि एक सिटी को ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है और वो फिर बी से ए की तरफ आ जाता है 4 घंटे के अंदर। एवरेज स्पीड दे दी है, हमको डिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस डी हो जाता है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, पहले तो ये समझिए। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो लिया गया उसको ट्रेवल करने के लिए। तो एवरेज स्पीड हमें दे रखी है 68.3। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, पहले तो यहाँ से डी डिस्टेंस चलेगा फिर वापस आएगा डी डिस्टेंस, तो यानी कि 2d डिस्टेंस हो गया। अब टाइम कितना लग रहा है उसको, यहाँ टाइम लग रहा है 4 घंटा ये सारा पूरा सफर करने में। तो ये 2 से 2 बारी में कट गया तो डिस्टेंस आ जाएगा इसका गुना। तो ये 6 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 6 दूनी 12 और 1 13, तो यानी 136.6 किलोमीटर इतना हो गया। तो अब इनसे पूछ रहा था ना डिस्टेंस क्या है और ए और बी शहर के बीच का, तो यही आ गया डिस्टेंस हमसे 136। इस क्वेश्चन को मैंने लेने का मतलब ये था कि हम यहाँ पे ध्यान से पढ़े। एक्चुअली होता क्या है कि एग्जामिनर यहाँ पे लिख देता है कि व्हाट इज द टोटल, यानी कुल डिस्टेंस वो कितना चला। ठीक है, तो टोटल में हमें इसको फिर दुगना करना पड़ेगा डी से, जो कि अभी इसमें नहीं पूछा है। तो यहाँ सिर्फ पूछा है हमसे क्या डिस्टेंस कितना है, तो इसलिए वो डिस्टेंस इतना आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्राइंगल दे दिया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे ए बी और ए सी बराबर है। बी सी जो है हमें ये दे रखा है 50 डिग्री दे दिया है, बीसी साइड को डी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। मेजर पूछता है हमसे इस वाले एंगल का। बिल्कुल ठीक है।
आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर ये दो एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो 180 में से जब हम 50 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 130, जो कि इन दोनों का सम हो जाएगा। अब इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। ये आ गया हमारा 65 डिग्री, ये आ गया हमारा 65 डिग्री। अब हमें निकालना था ये वाला। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो ये पूरा 180 में से 65 घटा दे तो आ जाएगा लीनियर एंगल प्रॉपर्टी से, या फिर सम ऑफ दी टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी कि इसका इसका सम जो होता है इसके बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 115 डिग्री सीधा सीधा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा इसका सही आंसर है। दोनों थ्योरम इसके अंदर मैंने आपको रिवाइज करा दी है। कैसी कि एंगल ऑन अ लीनियर लाइन पे एक लाइन का जो सम होता है एंगल का वो 180 डिग्री होता है, इस पूरी लाइन का सम 180 डिग्री होता है ये वाला। और जो बाहर वाले एंगल का जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, वो अंदर वाले अपोजिट एंगल के दोनों एंगल के सम। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको रिवाइज करा दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि माधवी स्टार्टेड हर जर्नी 9:25 पे। तो माधवी मान लेते हैं यहाँ से उसने एक जर्नी स्टार्ट करी और उसके 24%, तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस जो आ गया वो हमारा उसका 100 किलोमीटर आ गया। तो जिसमें से 24 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने शुरुआत तो करी थी 9:25 पे, लेकिन 24% डिस्टेंस यानी 24 किलोमीटर वो यहाँ तक पहुंची 9:39 पे। तो ये जो टाइम आ जाएगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस का ये टाइम आ गया हमारा 14 मिनट हमारे पास आ गया 14 मिनट 24 सेकेंड, है ना। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 14 मिनट 24 सेकेंड। तो इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर लिए तो क्या आ जाएगा, 14 + 24 को अगर हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसको कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। तो ये आ जाएगा हमारा 14 पंजे 70, 72/5 मिनट टाइम इसको लगा। तो बाकी बचा हुआ जो उसको 76 किलोमीटर का डिस्टेंस वो यहाँ पे कंप्लीट कितने टाइम पे पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले इस वाली कंडीशन पे स्पीड निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस इज इक्वल टू जो होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, ये हर बारी में बताता हूँ। तो 24 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, स्पीड हमें निकालनी है। टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 72/5 मिनट। तो ये 24 से 3 बारी में चला गया। तो स्पीड जो आ जाएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 5/3 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, ये हो गया। यूनिट का कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ टाइम निकालना है। तो अब सेकंड वाली कंडीशन के अंदर इसकी स्पीड रख लेंगे। तो यानी कि 76 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 5/3 की स्पीड से चलेगा। तो यहाँ से टाइम निकालना है। तो टाइम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 76 × 3/5। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 228/5। तो जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45 मिनट। ठीक है जी, 45 मिनट। और जब जो बच गया हमारा 3/5, उसको अगर हम सेकंड में बदलें तो मिनट था 3/5 मिनट बचा, तो उसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से इंटू कर लेंगे। तो 60 से जब इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा 36 सेकंड, है ना। तो अगर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे कितना, 9:39 24 सेकंड में 45 मिनट 36 सेकंड। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारा 85 मिनट। तो 9 घंटे, तो यहाँ से 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो इधर हो गया 10 बज गए और 60 के बाद बचा कितना, 25। तो यानी कि 10:25 पे, यानी सुबह के 10:25 पे माधवी जो है वहां पहुंच जाएगी, जो कि सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे टाइम ऐड करना मैं नहीं सिखाऊंगा, टाइम ऐड करना आपको खुद आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा इसी छोटे से क्वेश्चन को तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है और आप लोग खुद ही जो है वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक निश्चित धनराशि जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल पे 3025 हो जाती है, 2 साल पे, और तीसरे वर्ष जो है वो 3327 रुपए 5 पैसे हो जाती है। इंटरेस्ट रेट सालाना लग रहा है। तो हमें बताना है कि धनराशि और ब्याज दर क्या है उसकी। तो देखिए 2 साल पे उसका 3025 हो रही है, तीसरे साल 3325 रुपए 5 पैसे हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेशियो इनका निकाल लेंगे। 2 साल का ये हो गया, 3 साल का हमारा ये हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए ये कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 302 रुपए 5 पैसे। अब ये 302 कितने पे बढ़ रहा है, वो 3025 पे, है ना। तो 302 रुपए 5 पैसे बढ़ रहा है हमारा 325 पे, 3025 पे। तो उसको अगर 100 से इंटू कर देते हैं, ये एक पॉइंट से 1 जीरो चला गया, ये यहाँ से 3025 से 3025 चला गया 10%। तो ब्याज दर जो आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 10%। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जगह 10% हुई है, हमें सम तो निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, कोई नहीं, हम सम निकाल लेते हैं। मान लेते हैं सम क्या है, x। अब इसका 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 पे 1 का ब्याज दर।
तो ये ब्याज तो 11/10 हो गया, फिर 11/10 हो गया 2 साल पे। तो इस जो 2 साल पे इतना ब्याज लगने के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3025 रुपए। तो ठीक है जी, 11 से इसको काटते हैं, 2 बारी में 22 चला गया, 8 बच गया, 7 बारी में 77, 5 बारी में 25। तो फिर 11 से इसको काटेंगे, 2 बारी में कितना हो गया 22 और 5 बारी में 55। तो एक्स जो आ गया वो आ गया हमारा 25 और यहाँ के डबल जीरो इधर, तो 2500 हमारा धनराशि हो गई जो कि हमने इन्वेस्ट की थी। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। एग्जाम में यही अप्रोच रहनी चाहिए, लेकिन स्पीड और तेज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक धनराशि है जो कि एक्स धनराशि है जो ए बी सी के अंदर किस अनुपात में बांटी गई है, 2:3:5 में। अगर पॉजिटिव डिफरेंस यानी कि 3 और 5 के बीच का अगर अंतर देखा जाए तो वो अगर 5,940 रुपए है, तो यानी कि इस 2 यूनिट की वैल्यू 5,940 रुपए है ना। ये 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट, इनके बीच का अंतर। तो हमसे पूछ रहा है क्या, एक्स यानी कि कितनी धनराशि बांटी है। तो एक्स क्या है, वो एक्चुअल में इनका सम। तो ये 5 3 8 + 2, तो 2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सीधा सीधा इसका ये 5 गुना हो रही है, तो इसका भी आप 5 गुना कर दीजिए। 0 आ गया, 5 से 4 बार 20 में चला जाएगा, 45 और 2 47 हो जाएगा, 25 और 4 29, यानी कि 29,700। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक क्लास के अंदर 80 स्टूडेंट है, जिसमें से 1/10 को चॉकलेट डी पसंद है। तो 80 का 1/d हो गया 8। ठीक है जी, बिल्कुल 80 का 1/10 हो गया 8। और चॉकलेट ई किसको पसंद है, 1/20। तो 80 का 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है। अच्छा, अब कहता है कि डिफरेंस बताना है बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक चॉकलेट डी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक चॉकलेट ई। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। यही आंसर है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्तिक और स्नेहा किसी काम को 25 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, कार्तिक प्लस स्नेहा किसी काम को 25 दिन के अंदर कर लेते हैं। और आगे क्या कहता है कि स्नेहा और माधुरी उसी सेम काम को 20 दिन के अंदर करते हैं। माधुरी और कार्तिक उस काम को जो है 15 दिन में कर लेते हैं। अब ये क्या काम कर रहा है कुछ नहीं पता, तो वो हम खुद निकालते हैं भैया। तो वो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम हो जाता है 25 20 15 का। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 इनका एलसीएम आ गया। तो हम मान लेते हैं कि 300 यूनिट काम वो कर रहे हैं। ठीक है ना, इनका एलसीएम 25 20 और 15 का। तो 25 को 300 लाने के लिए हम 12 बार करेंगे। ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, एक दिन में ये लोग कितना यूनिट काम कर रहे हैं। 20 से अगर हम कर रहे हैं तो ये 15 बार आ जाएगा, और 15 से करेंगे तो 20 बार। ठीक है जी, ये एक दिन में कार्तिक और स्नेहा 12 यूनिट काम करते हैं, स्नेहा और माधुरी 15 यूनिट, माधुरी और कार्तिक 20 यूनिट एक दिन में करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितना टाइम लगेगा उनको काम कंप्लीट करने के लिए अगर वो तीनों के तीनों जो हैं एक दिन के अंदर तीनों के तीनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। और कहते हैं नंबर ऑफ दिस राउंड नियरेस्ट इंटीजर में, है ना, पॉइंट में आंसर आएगा, हमें नियरेस्ट इंटीजर में बताना। कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो, अगर हम इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर ले, इन सबकी एफिशिएंसी को अगर हम ऐड कर ले तो 2 बारी कार्तिक प्लस 2 बारी स्नेहा प्लस 2 बारी माधुरी, ये किसके बराबर आ जाएगी जब हम इसको ऐड कर लेंगे, तो 20 30 40, और ये हो जाएगा हमारा 47 का। ठीक है ना। तो अब ये 2 जो है यहाँ आके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमें 300 यूनिट का काम इनसे कराना है। तो 300 यूनिट का काम और एक यूनिट में तीनों मिलके 47/2 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर देंगे, और ये 2 जो है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से। अब इसको हमें जो है निकालना है इसका आंसर, यानी कि 600/47। तो 600 एक बारी में चला जाएगा 47 से, तो बच गया 13, 120 आ गया। तो हम अगर देखें तो इसको 3 बारी में नहीं, 2 बारी में, 2 से करेंगे, 3 बारी में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 2 बारी में अगर हम करते हैं तो ये 14 और 8 और 1 9, है ना। तो 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब 12 पॉइंट समथिंग में तो एक ही ऑप्शन आ रहा है 13 डेज, है ना। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है। इसके आगे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, एग्जाम में टाइम बचाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ ये वाला समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो दोबारा देखें। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जैक 45% मार्क्स लाता है किसी टेस्ट में, 18 नंबर से वो फेल हो जाता है। यदि वो 65% मार्क्स लाता तो उसको 6 मार्क्स ज्यादा मिलते, मिनिमम कम से कम मार्क्स लाने के लिए जो उस टेस्ट में पास होने के लिए। तो हमको बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स जो है उस टेस्ट के अंदर कितना ला सकता है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या हो, कितने नंबर का वो पेपर हुआ हो। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में कैसे करेंगे। जैसे कि 45% अगर वो मार्क्स लाता है
तो 18 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो अगर 45% मार्क्स लाता और साथ में 18 मार्क्स और नहीं आता तो वो पास हो जाता है। ठीक है जी। अब अगले कंडीशन में वो क्या कहता है कि 65% मार्क्स लाने के बाद जो है वो जितना मार्क्स लाता है उससे 6 लाना चाहिए, उससे 6 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आता है। तो अगर यहाँ से अगर वो 6 मार्क्स कम भी ले आता तब भी वो पास हो जाता। दोनों पास पास की कंडीशन तो हमने इक्वेट कर दिया। ये वाला इक्वेशन 45 को जब 65 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया 20%, और ये -6 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अगर 18 और 6 कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा 24। ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना हो सकता है, यानी 20% टेस्ट का मार्क्स जो आ रहा है वो 24 नंबर है, तो 100% ही होगा मार्क्स, 100 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये 5 गुना हो रहा है, तो ये भी 5 गुना कर दे। तो 24 को जब हम 5 गुना कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा 120। तो जो सही नंबर हो, मैक्सिमम नंबर होगा एग्जाम के अंदर जो एक बच्चा ला सकता है वो होगा 120, जो कि पूरे मार्क्स है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाँ, हिमानी ने एक वॉशिंग मशीन खरीदी 8,000 रुपए की और उसने 500 रुपए उसके रिपेयरिंग पे खर्चा किया। अच्छा, उसके बाद उसने 20% के मुनाफे पे उसको बेच दिया। इस बेची हुई मशीन इस विद द मनी बाय सी, ये वॉशिंग मशीन जब बेचने के बाद उसको पैसा मिला, उससे उसने एक वॉशिंग मशीन खरीदी और 10% घाटे पे बेच दी, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितने का हुआ वो बताएंगे। तो सबसे पहले देखो 8,000 और ये 500 रुपए, तो यानी कि टोटल उसको पड़ गई ये वॉशिंग मशीन जो उसने खरीदी 8,500 रुपए की। ठीक है। अब उसको बेची कितने 20% प्रॉफिट। 20% का मतलब होता है जी 1/5, यानी 5 की चीज एक के प्रॉफिट मुनाफे पे बेच दी, तो यानी कि 6/5 हो गया। तो अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1700। तो यहाँ पे जो है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10,200। तो जो प्रॉफिट हुआ इसको यहाँ पे वो कितने का हो गया, प्रॉफिट इसको हो गया यहाँ पे 1,700 रुपए का। तो 1,700 कैसे आया, ये हमने 10,200 में से 8500 माइनस कर दिया उसके बाद आया, तो ये हमारा क्या हो गया 10,200। ठीक है जी। अब इसको 10,200 को उसने क्या करा 10% लॉस पे, तो 10% का मतलब क्या होता है, एक की कमी 10 पे, एक की कमी 10 पे। तो 10% का अगर हम लाभ देखें तो ये किसके बराबर हो गया हमारे, ये हो गया 10% का मतलब यानी कि 9/10 पे उसने ये चीज बेच दी। एक का घाटा 10 पे, तो 9/10 पे भेज दी, तो एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो यहाँ 0, 18, 9 ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको लॉस कितने का हो गया, यहाँ लॉस हो गया अगर हम 10,200 में से 9,180 माइनस कर दें ना, 10,200 में से 9,180 माइनस कर दें तो ये हमारा हो जाएगा कितना 1,020 रुपए का उसको लॉस हो गया, लॉस हो गया। तो अब प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे तो 1,700 में से उसको 1,020 रुपए का लॉस हुआ। एक्चुअल में तो उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन कितने रुपए का 680 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन थर्ड हमारा इसका सही आंसर है, 680 रुपए का प्रॉफिट। हम चाहते तो इसको इसको ऐड करके इसको ऐड करके माइनस करके तब भी आ देता। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं थी तो इसलिए मैंने साथ साथ कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक मेटालिक सिलेंडर है ना, सिलेंड्रिकल रॉड है, यानी कि एक लोहे की रॉड है जिसका रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट यानी कि लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इसको क्या करते हैं, मेल्ट करके एक स्फेरिकल बॉल बना दी जाती है जिसका रेडियस 2 mm होता है या फिर 0.2 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। तो ऐसी कितनी बॉल बनेगी, तो हमें इनका वॉल्यूम इक्वेट कर देना। वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर का वो बराबर हो जाएगा वॉल्यूम स्क्वायर के। तो वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना आ रहा है 1.4 का स्क्वायर एच, तो आ जाएगा 24। ये बराबर हो गया किसके 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर कितना आ रहा है 2/10, 2/10, 2/10 है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये पाई से ये पाई यहाँ से कट गया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 14/10, 14/10 आ गया। अच्छा, अब ये n नंबर ऑफ बॉल्स बनेगी है ना, n नंबर ऑफ बॉल्स बन जाएंगी। तो आ जाएगा हमारा 4/3 और ये हो जाएगा हमारा 8/30 इंटू n नंबर ऑफ बॉल्स हो गए। तो अब यहाँ पे देखते हैं कैसे, 4 से ये 6 बारी में चला गया। ठीक है, और 2 से ये 3 बारी में, 2 से ये 4 बारी में, ये यहाँ से 2 से 7 बारी में, फिर ये 2 से जो है यहाँ 7 बारी में चला गया। ठीक है ना। तो और ये 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो चले गए। तो अब हम देखें तो ये कितना हो जाएगा n हमारा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर इंटू 10। तो 7 9 63, 63 का स्क्वायर इंटू 10। तो 63 का स्क्वायर कितना होता है ना, 63 का स्क्वायर यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा ना कि 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है हमारा 44110।
इतनी बॉल हमारी बन जाएगी 4410। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन में हमें मीन मीडियन मोड निकालना है ऊपर वाले डेटा का। सबसे पहले हम डेटा को जो है बढ़ते हुए क्रम में लगा लेंगे, सबसे छोटे से बड़े। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म गिन लीजिए, कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 टर्म हो गई हमारी जो है नंबर ऑफ टर्म 19। तो अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 2 जीरो आ गया, फिर 1 आ गया, फिर उसके बाद हमारा 4 आ गया, है ना? फिर 7, फिर 10, 11 12 13। ठीक है ना? उसके बाद अगर हम देखें तो एक 16 आ रहा है, फिर 17, फिर 18, फिर 19 तक कंटिन्यू। फिर उसके बाद सीधा 25 आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो 27, 28 और 29, 33 और 37, ये हमारा आखिरी नंबर था। ठीक है। अगर हम मेन की बात करें तो यहाँ पे सीधा सीधा जो है ऐड करना है, तो ऐड आप कितनी तेजी से करते हैं वो आपके ऊपर है। तो जब हम इसको ऐड कर लेंगे सबको, तो 307 आया था हमारा। तो अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो ये 19 से एक बारी में चला गया, और बचा कितना हमारे को? 11, 117। तो 6 अगर हम बारी में देखें तो ये सीधा 6 बारी में जाएगा, तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो राउंड ऑफ इसमें बोला क्या है? करेक्टेड टू 2 डेसिमल, है ना? तो करेक्टेड टू 2 डेसिमल की अगर हम बात करें, जब हम इसको 19 को 6 से करेंगे इसके अंदर, तो ये हमारा आ जाएगा 114, है ना? क्योंकि इसमें 11 बचा था, 11 और ये 7, 117। 117 में से 6 से करेंगे तो 114 होता है। 14 अगर माइनस किया 114, तो हमारा बच गया 3 पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 0। जब 19 से करेंगे तो फिर ये एक बार 19 आ जाएगा हमारा, फिर आएगा 11, 11 फिर 0 आ गया। 19 को जब हम 5 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 95, तो हमारा बच गया फिर 5। तो ये 16.15 आ रहा है हमारा क्या? बी। ठीक है जी। अब हम मोड की अगर हम बात कर लें तो मोड जो होता है मोस्ट मीन आगे। अब हम मीडियन, तो मोड तो वैसे मोस्ट रिपीटिंग होता है, तो मोस्ट रिपीटिंग हमारा 0 ही है। अगर हम मीडियन की बात करें, मीडियन जो होता है अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे 19 है तो एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 10th टर्म जो हो जाएगी हमारी मोड हो जाएगी। तो इसमें अगर हम 10th टर्म देखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 16। यही हमारी 10th टर्म होगी। तो इसका आंसर जो होगा ये कुछ 16.15 के आसपास, यानी 16.16 और 16 और 0, है ना? तो 16.16, 16 और 0, तो यानी कि ये इसका ऑप्शन सही आंसर है। ये हो गया मीन, ये हो गया मीडियन, ये हो गया मोड। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी किसी काम 45 और 40 दिन में करते हैं। तो ए किसी काम को 45 दिन और बी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। तो इनका जो है टोटल वर्क ले लेते हैं, एलसीएम लेके 360 आ जाएगा इनका एलसीएम। कितने यूनिट का काम मान लेते हैं करते हैं, तो 45 से ये जो है 8 बारी में चला जाएगा और 40 से 9 बारी में। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई एक दिन की। अब ये कहता है कि ए कुछ दिन दोनों साथ में काम तो शुरू करते हैं, लेकिन ए कुछ दिन बाद छोड़ देता है और बी जो है बचा हुआ काम 23 दिन में कर लेता है। तो अगर हम रिमेनिंग काम की बात करें जो कि बी ने कंप्लीट किया था 23 दिनों में, वो कितना होगा? बी की एफिशिएंसी क्या? एक दिन में 9 यूनिट, तो 23 दिन में वो कितना कर लेगा? तो ये 27, 18, 19, 20, यानी कि 207 यूनिट का काम जो है बी ने किया है अकेले, लास्ट में ए के छोड़ने के बाद। तो इसके जो बचे हुए काम हुए, यानी कि इसमें से अगर हम माइनस कर ले 207 यूनिट के, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 153, है ना? 10 में से 7 दिया 3, 5 और 153 यूनिट का काम जो है दोनों ने मिलकर किया स्टार्टिंग में। तो अब बी डे तक जो है दोनों ने मिलकर, यानी कि कितना? 9 और 18 यानी कि 17, ये कितने दिन में 153 यूनिट का काम किया। तो कितने दिन का काम किया होगा हमारे स्टार्टिंग में? 153 को जब हम 17 से डिवाइड कर देंगे तो ये 9 से चला जाएगा, है ना? 9 डेज के अंदर। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा होगा? ए ने स्टार्टिंग से 9 दिन तक काम किया बी के, उसके बाद इसने काम छोड़ दिया होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एबीसी जो है एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है। इसके अंदर एडी एक मीडियम दे दी है जो कि बीसी को डी पे मिलती है। ठीक है जी। तीनों मीडियन जो है किसी पॉइंट पे मिलती है, मान लेते हैं ये तीनों मीडियन ए डी पे किसी पॉइंट पे मिलती है, जी पॉइंट पे। अब यहाँ पे ए जी की जो दे रखा है वो दे रखा है 7y-3। ये ए जी की लेंथ हमको दे रखी है और जी डी की जो लेंथ हमको दे रखी है वो दे रखी है 3y। तो हमें क्या करना है? हमें लेंथ निकालनी है ए डी की। तो सबसे पहले देखिए, जहां मीडियन मिलती है उसको कहते हैं हम क्या? इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। और ये जो है कितने ये जो पॉइंट होता है ये इस मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड कर देता है? ये 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो 7y/3, 7y-3/3y, ये हो जाता है हमारा 2:1 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 6y, और 6y इधर आके y हो गया और 3 इधर आके प्लस हो गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो एडी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 7y-3 + 3y।
तो यानी कि 10y-3, y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3, तो यहाँ रख लेंगे 30 में से 3 गया तो यानी कि 27 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ गई एडी की लंबाई, जो कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 नंबर दे दिए हैं जिनका अनुपात है 17, 25 और 66, जिसका एचसीएफ 18 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ये क्वेश्चन इसलिए किया गया है कि आपको ये कंसेप्ट बताया जाए कि 17, 25 और 66 अगर 3 नंबर का अनुपात दिया है और उसका एचसीएफ दिया है तो ये सारे नंबर आपस में क्या होंगे, ये कोप्राइम होंगे। और एचसीएफ ही एकमात्र ऐसा एचसीएफ इनका जो होगा उसका गुणा अगर इन रेशियो में कर दें तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ क्या दिख रहा है आपको, सबसे छोटा नंबर दिख रहा है 17, और इसको अगर 18 से हम गुना कर दें तो हमारा नंबर आ जाएगा। तो 7, 8 56, तो 6 यूनिट डिजिट वाला यानी 306 इसका सही आंसर है, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को हमें बिना पेन से उठाए करना था, है ना, बिना लिखे, सिंपली है ना। 8 ये कितना हो गया हमारा 7, 8 56, 6 यूनिट डिजिट वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए जो है किसी काम को 45 दिन में कर लेता है। ठीक है जी, ए ने किसी काम को क्या करा 45 डेज में कर लिया। बी जो है 50% ज्यादा एफिशिएंट है सी के। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं ए और बी की एफिशिएंसी को। 50%, बी 50% ज्यादा है, तो अगर ए 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में तो 2 का 50% होता है आधा यूनिट। एक तो बी कर रहा होगा 3 यूनिट काम एक दिन में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और, इस सी और ए की एफिशिएंसी की बात की है कि सी जो है 3 गुना फास्ट, मतलब एक ए जो है एक दिन काम कर रहा है तो सी जो है 3 गुना काम कर रहा होगा एक दिन में। ठीक है, चलिए अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि उन्होंने एक साथ काम तो स्टार्ट किया लेकिन सी ने क्या करा 7 दिन काम कंप्लीट होने पहले से छोड़ दिया। तो अब ये कहता है कि कितने दिन में पूरा काम जो है कंप्लीट किया गया हो। तो सबसे पहले तो निकाल लो जी टोटल वर्क है ना, पहले इसको बराबर करो इनके एफिशिएंसी के रेशियो को। यहाँ देखो ए की एफिशिएंसी 2 है, यहाँ 1 है, तो इनको कंप्लीट को जो है 2 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2 और 6। तो यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, ए की हो गई 2, बी की हो गई 3, सी की हो गई 6। तो टोटल वर्क अगर हम निकालें तो ए एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट काम और 45 दिन में कंप्लीट करता है, तो यानी कि 90 यूनिट का काम जो है टोटल वर्क इनको है करना। ठीक है ना, 7 दिन पहले जो है सी ने छोड़ दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है कि जितने दिन पहले काम छोड़ रहा होता है मान लेते हैं कि वो उतने दिन एक्स्ट्रा काम करता है, तो यानी कि सी जो है 7 दिन और एक्स्ट्रा काम करता है तो कितना हो जाता है, एक दिन में 6 यूनिट, तो 7 दिन में कितना 42 यूनिट काम वो करता है। अब जो है इनको अगर सी ने 7 दिन एक्स्ट्रा काम किया होता है यानी कि 42 यूनिट, तो अब उनको टोटल काम कितना करना पड़ता है, उनको टोटल काम करना पड़ता 132 यूनिट काम टोटल करना पड़ता। तो 132 यूनिट का काम जो है सारे मिलकर करें तो कितने दिन में हो जाएगा, तो एक दिन के अंदर हम अगर देखें तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 6, 3 + 2, तो 6, 3, 9, 2, 11। तो 11 एक दिन में एक यूनिट में काम करते हैं, तो 11 से ये एक बार यूनिट चला गया, बचा 2 यानी कि 12, 2 से 22 यूनिट। तो ये 12 दिन तक जो है टोटल काम है ना, 12 दिन या 12 डे, तो 12 दिन लगेंगे इनको सारा काम कंप्लीट करने के लिए। ऑप्शन 3 हमारा सही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा पढ़िए, सॉल्यूशन दोबारा लेके आपको समझ जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर ये बोल रखा है कि लेंथ जो है वो दुगनी है ब्रेथ के, तो ब्रेथ अगर 1 यूनिट है तो लेंथ जो है उसकी 2 यूनिट हो गई। तो डायगोनल कितना आ जाएगा, तो डायगोनल जो होता है वो होता है √L² + B², तो जो होता है कितना हमारा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यानी कितना हो जाएगा हमारा √5। तो ये हो गया हमारा √5 यूनिट। तो इस √5 यूनिट की वैल्यू जो हमको दे रखी है वो 6√5 दे दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 मीटर, है ना, √5 से √5 चला गया। अब ये पूछता है कि पेरीमीटर बताओ प्लॉट का, तो पेरीमीटर जो होता है वो होता है दुगना लेंथ प्लस ब्रेथ के, है ना जी। तो लेंथ कितनी मानी थी हमने 2 यूनिट प्लस 1, तो यानी कि कितना हो गया 6 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 6 आई है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 36, तो यानी कि 36 मीटर हो गया हमारे रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर। तो ऑप्शन इसका डी जो है सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी जो है अपने सामान को 30% के लाभ पे बेच देता है, यदि उसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ जाता है तो सेविंग प्राइस 10% से बढ़ जाता है, तो उसका नया परसेंटेज बताना प्रॉफिट का। ठीक है जी, तो अब मान लेते हैं क्या कि 100 रुपए मानते हैं क्या कॉस्ट प्राइस, उसने बेच कितने पे दिया उसको 30% प्रॉफिट यानी कि 130 पे, जो कि हो गया सेलिंग प्राइस।
दूसरे कंडीशन में क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 25% से बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये अगर बढ़ गया तो हमारा कॉस्ट प्राइस 100 पे 25%, यानी कि 100 पे 25 रुपए बढ़ गया तो कॉस्ट प्राइस अब हो गई 125। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि सेलिंग प्राइस जो है 10% से बढ़ जाती है। तो अगर पहले सेलिंग प्राइस 130 थी तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 10% से बढ़ गई, यानी कि 13 बढ़ गई। तो 13 रुपए उसमें बढ़ा दो। तो 13 रुपए बढ़ाने का मतलब कितना है, 143। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना हो जाता है, ये हमारा ये हो जाएगा हमारा 18 रुपए की बढ़ोतरी 125 पे, है ना जी। 125 को जब 143 में बेचोगे तो कितना हो जाएगा, 18 रुपए की बढ़ोतरी। तो ये 18 रुपए की बढ़ोतरी होने 125 पे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू कर देते हैं। 25 से ये 5 बारी में चला जाता है, 25 से ये 4 बारी में चला जाता है, 18 चौक 72 हो जाता है। और जब हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 5 से 1 बारी में, 4 बारी में 20, और फिर 2 बच गए 4 बारी में 20। तो 14.4% ही इसको जो है मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट। तो नया प्रॉफिट परसेंटेज इसका आ गया 14.4। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एवरेज एज 34 बॉय की है ना, 34 बॉयज की जो है एवरेज एज जो दे रखी है वो 12 साल हमको दे रखी है। अगर टीचर, तो यानी कि 34 में एक टीचर को अगर हम ऐड कर दें तो एवरेज एज की इंक्रीमेंट हो जाती है, 13 साल बढ़ जाती है ना। तो हमें बताना है कि टीचर की एज क्या रही होगी। देखिए, जिन बच्चों ने इसका एवरेज का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें हम जानते हैं कि अगर टीचर के आने से एवरेज एज जो है बढ़ रही है, इसका मतलब टीचर की एज जो होगी एवरेज एज से ज्यादा होगी, है ना। तो अब होता क्या है कि अगर टोटल कितने हो गए अब इसके अंदर लोग, अब टोटल लोग हो गए 35, है ना। 35% हो गए तो सब 35% हो गए तो सब में जो है एक एक की इंक्रीमेंट हुई होगी, एक एक की 35 में सब में इंक्रीमेंट हुई। तो 35 में एक एक की इंक्रीमेंट प्लस इस एवरेज से ज्यादा होगी क्योंकि एवरेज बढ़ रहा है। तो यानी कि प्लस 12, तो एवरेज साल 12 तो रही, प्लस 35 यानी कि सब में एक एक की इंक्रीमेंट, यानी तभी तो 13 हुई एवरेज। तो जो टोटल आ गया वो कितना आ गया, 47 साल। तो यही जो होगी टीचर की एज हमारी रही होगी। तो ये तो हो गया एवरेज के कंसेप्ट से अगर किसी ने पढ़ा है तो आपने इसको ऐसे निकाल लिया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके निकालें तो कैसे निकलेगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 34 को अगर 12 से इंटू कर देंगे तो हमारे को कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 408 ना, सम एज का सम हो गया। अब यहाँ पे 35 हो गया टीचर को ऐड करने के बाद, एवरेज हो गई हमारी कितनी, 13। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना आ गया, 455। तो अगर हम 455 में से 408 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 47 ईयर्स, ये हो गया। तो ऐसे ना करके हम जो है ऐसे कर लेते हैं। ये तभी कर पाएंगे आप जब आपको एवरेज का कंसेप्ट अच्छे से आता होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है एक निश्चित धनराशि है जो कि 14.5% साधारण ब्याज पे जो है 13,464 रुपए हो जाती है 6 साल में। तो हमें वो धनराशि निकालनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपली क्या होता है वो पीआरटी होता है अपॉन 100। तो यहाँ पे 14.5% जो है सीधा सीधा 6 साल पे लग रहा है। तो उसको अगर हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो गया, और 24 और 3 27, तो ये 87% हमारा हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी अगर मान लेते हैं कि 100 रुपए कोई है तो 6 साल के बाद जो है और कितने पे, अगर वो ब्याज दर लग रहा है हमारे को 14.5% पे साधारण ब्याज, तो वो कितना हो जाता है 187। तो यहाँ 187 की वैल्यू जो दे रखी है 13,464 दे रखी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन नहीं करना, देखो यही इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगानी है एग्जाम के अंदर जो आएगी आपकी प्रैक्टिस करते समय कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं मॉक्स में या फिर अपने क्लासेस में। तो यहाँ पे देखिए सारे यूनिट डिजिट जो है अलग है और यहाँ पे कहीं पे भी जो है अप्रॉक्स नहीं बोला गया। तो यहाँ हम यूनिट डिजिट से खेल लेंगे। तो 7 से 14 जो है कितनी बारी में जाता है, तो 7 से 14 जो है 2 बारी में जाता है और किसी में भी नहीं जाता, और किसी में भी नहीं जाता, सीधा 2 बारी में जाता है। तो 2 यूनिट डिजिट वाला आंसर आ जाएगा क्योंकि ये भी जो है उतना ही गुना हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट 2 और 2 जीरो के साथ। तो ऑप्शन सेकंड एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 जीरो और यूनिट उसके बाद जो है डिजिट 2 आ रही है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आप चाहे तो उसको डिवाइड कर लेना, ये 72 टाइम्स ही आएगा। ठीक है, 72 टाइम्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेनियस दे रखी है तो वो 13 दे रखी है और कोई एक साइड जो दे रखी है वो 5 दे रखी है। तो हमसे क्या पूछता है कि हमसे एरिया पूछता है ट्राइंगल का। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का। ठीक है जी, तो ये अगर 13 है ये 5 है तो ये 12 ही होगा। तो एरिया जो हो जाता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट। तो 2 से ये 6 बारी में चला गया। एरिया आ जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है।
ये क्वेश्चन लेने का टारगेट यही था कि आपको ट्रिपलेट का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि आपको ट्रिपलेट कौन कौन से याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसका एचसीएफ हमको निकालना है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ a माइनस बी ए प्लस टू बी, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो सबसे हाईएस्ट जो इसमें कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन आ रहा है हमारे पास a माइनस बी, इधर भी आ रहा है a माइनस बी, इधर भी आ रहा है और a माइनस बी इधर भी आ रहा है। तो a माइनस बी ही जो होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर। ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक रैंडम ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड्स 12, 15, 21, तो कोई भी मान लेते हैं 12, 15 और 21, तो इसका एरिया निकालना। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला से किया जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूला कैसे निकलता है, सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं, 12, 15, 21 को प्लस करके डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा कितना, 20, 20, 40, 45 और 47 और 48, 48 बटे 2 को कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 24। तो हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है वो क्या कहता है हमारा, एस माइनस एक साइड है ना, एस माइनस बी और एस माइनस सी तीसरी साइड। तो हम ये कितना ले लेंगे इसका 24। अगर 24 में से 12 गया तो ये 12 आ गया, फिर 24 में से 21 गया तो ये 3 आ गया, फिर 24 में से 15 जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो देखिए ये 3 3 जा 9 होता है, 9 तो यहाँ से 3 बाहर आ गया। अब ये 4 3 जा 12 होता है, तो इधर वाले 3 से इधर वाले 3 से एक 3 और 4 है तो 2 बाहर आ गया, ठीक है। अब ये देखते हैं यहाँ 6 चौक 24 होता है, तो 4 का 1 2 बाहर आ गया और अंदर 6 रह जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो यानी कितना हो गया, ये 36.6 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। देखिए इस कैलकुलेशन को भी कितना हमने फास्ट कर लिया, ये तो मुझे लिखना ही नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा। सीधा हम ये लिखते हैं और ये लिखते हैं, आंसर हमारा ये आ जाता। इसको भी हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें पता चल जाता कि इसको सीधा सीधा ऐड करके 48 आएगा और उसका आधा जो होता है वो 24 होता है। तो ये था वीडियो का एंड, आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। अगर अभी तक के सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हम सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी या फिर इसके अंदर हम क्या इंप्रूवमेंट और कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन के लेवल कैसे लगे रेलवे के हिसाब से। तो तब तक के लिए एग्जाम चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।